महाराणा प्रताप और अकबर, इस विषय पर पिछले क्लास वीडियो तक हम लोगों ने महाराणा प्रताप के जन्म की घटनाएं, उनके राज्यारोहण की परिस्थितियां, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, प्रताप द्वारा अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार न करने का निश्चय, अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए किए गए प्रयासों, उसके साथ साथ प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत मंडलों और हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल्दी घाटी युद्ध, उसकी घटनाओं, व्यूह रचना, युद्ध के परिणाम और महत्व का अध्ययन करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। जब शाही फौज बनास के तट पर आ डटी, तब राणा भी अपनी सेना को हल्दी घाटी के नाके से दूसरी ओर ले गए। राणा ने अपनी सेना को परंपरागत ढंग से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में विभाजित किया था। हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहे थे और मेवाड़ के प्रमुख सामंत उनके सहयोगी थे, जिनमें स्लुम्बर का रावत किशनदास, लावा का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और बदनौर का रामदास मुख्य थे। बदनौर का रामदास जयमल राठौर के पुत्र थे, जो अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में शहीद हुए थे। दक्षिण पार्श्व में ग्वालियर का शासक राम शाह अपने 3 पुत्र और अन्य योद्धाओं के साथ स्थित था। वार्म पास में मानसिंह झाला अपने सहयोगी सादड़ी के झाला बीधा और जालोर के मानसिंह सोनगरा के साथ थे। चंदावल में पनारवा का गमेती भील पूंजा और उसके सहयोगी पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, मेहता रतनचंद आदि थे। महाराणा प्रताप स्वयं केंद्र में थे और उनके साथ उनके मंत्री भामाशाह और उसके भाई ताराचंद थे। साथ साथ भील सैनिक अपने तीर कमानों, छोटी तलवारों और शत्रु पर बरसाने के लिए पत्थरों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर आ बैठे थे। दूसरी ओर मानसिंह ने भी अपनी सेना को व्यवस्थित किया था। अग्रिम पंक्ति में लगभग 80 योद्धा सैयद हासिम के नेतृत्व में थे। इसके पीछे 2 अग्रिम दल और रखे गए, जिसमें एक दल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। दक्षिण पार्श्व में सैयद अहमद खां और वाम पास में गाजी बख्शी खां और लूणकरण कछवाहा थे। आरक्षित दल की तीसरी पंक्ति में इल्तुतमिश और माधो सिंह कछवाहा थे। मध्य भाग में स्वयं मान सिंह के नेतृत्व में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी, शिहाबुद्दीन, अली मुराद उजबेक और अन्य कछवा सैनिक थे। सेना का पृष्ठभाग मेहतर खां के अधीन था। हल्दी घाटी युद्ध में इतिहासकार बदायूनी भी उपस्थित था, जो कि आरक्षकों के विशिष्ट दल के साथ था। युद्ध की घटनाएं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने युद्ध प्रारंभ होने की तिथि 21 जून 1576 ईस्वी दी है, जबकि डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून 1576 ईस्वी थी। हकीम का सूर के नेतृत्व में राणा प्रताप का हरावल हल्दी घाटी के उत्तरी पूर्वी मुहाने से एकाएक बाहर निकला और उसके पीछे सेना का मुख्य भाग राणा प्रताप के नेतृत्व में बाहर आया। राणा के हरावल ने शत्रु के अग्रिम दल पर धावा बोल दिया। राणा की ओर से किया गया यह आक्रमण इतना भयानक था कि सैयद हासिम के अधीन मुगल सेना की प्रथम पंक्ति में अव्यवस्था तक फैल गई। उबड़ खाबड़ भूमि में भीड़भाड़ एवं सभी भीड़भाड़ थी, जिसकी वजह से ये अव्यवस्था फैली। राणा की सेना ने मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। इससे मेवाड़ी सेना का उत्साह एक बार बढ़ गया और हकीम खां सूर और राणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ शत्रु के केंद्रीय दल और दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। राणा के सैनिकों ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। राणा का यह आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सैनिक युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। मुगल सेना के कुछ दस्ते तो ऐसे भागे कि बनास नदी के तट से 10-12 मील तक आगे चले गए। इस प्रकार युद्ध के प्रारंभ में राणा को काफ़ी सफलता मिली, किंतु वह अपनी इस सफलता को युद्ध के अंत तक बनाए नहीं रख सके। इसी समय राणा के वाम पक्ष ने मुगल सेना के दाहिने पक्ष पर आक्रमण किया। इसी भीषण आक्रमण को यद्यपि सैयद झेल न सके, लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा और राजपूतों से लड़ते रहे। इसी समय मेहतर खां, जो कि चंदावल में था, आगे बढ़ता हुआ चिल्लाया कि बादशाह सलामत स्वयं आ पहुँचे हैं।
इससे भागते हुए सैनिक थम गए और मेवाड़ी सैनिकों से पुनः भिड़ गए। इस बार लड़ते हुए वे रक्त तलाई नामक स्थान पर एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों की अदम्य शक्ति, साहस और उत्साह से युद्ध कर रहे थे। मान सिंह ने अपने हाथी को आगे बढ़ाकर युद्ध की गति को और तीव्र कर दिया। राणा ने भी अपना हस्ती दल आगे बढ़ाया और दोनों के हस्ती दल आपस में भिड़ गए। राणा मान सिंह से युद्ध करने उसके निकट आ गया। राणा का प्रसिद्ध अश्व मान सिंह के हाथी पर कूदा और उत्तेजित राणा ने मान सिंह पर भाले से वार किया, किंतु मान सिंह होदे में झुककर इस वार को बचा गया। मान सिंह के हाथी के दांतों से चेतक की अगली दो टांगें जख्मी हो चुकी थी। राणा के सैनिक अब तक काफी थक भी गए थे। इसी समय मुगलों की सुरक्षित सेना राणा पर टूट पड़ी। राणा घायल हो गया था। राणा के कुछ स्वामी भक्त सैनिक चेतक को पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। राणा के युद्ध क्षेत्र से हटने से पूर्व सादड़ी के झाला बीदा ने राणा के सिर से छत्र स्वयं धारण कर लिया और मान सिंह के सैनिकों पर टूट पड़ा। इससे राणा की सेना पर दबाव कम हो गया। वह हकीम का सूर के साथ युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में समर्थ हो गए। राणा के चले जाने के कुछ समय बाद तक युद्ध चलता रहा। राणा के सैनिकों ने यद्यपि अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया, किंतु शाही सेना ने उसे पीछे खदेड़ दिया। पीछे हटती हुई राजपूत सेना पर ऐसा धावा बोला कि जिससे कई योद्धा मारे गए। झाला बीदा भी सूरवीर की मौत मारा गया। झाला बीदा के मरते युद्ध समाप्त हो गया और राणा की सेना गोगुंदा के पश्चिम में कोलियारी गांव में पहुंच गई। यद्यपि राणा युद्ध क्षेत्र से निकलने के बाद राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली में राणा प्रताप और उसके भाई शक्ति सिंह, जो कि अपने पिता के समय में अकबर की सेवा में चले गए थे, के मिलन का बड़ा नाटकीय वर्णन करते हैं। प्रताप जब युद्ध स्थल से घाटी की तरफ जा रहे थे, तब दो मुगल सेनानायकों ने उसका पीछा किया। शक्ति सिंह भी, जो कि मुगल पक्ष की ओर से लड़ रहा था, उसके पीछे रवाना हो गया और भातृ प्रेम से प्रेरित होकर उसने दोनों मुगल सेनानायकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय राणा का घोड़ा चेतक, जो पहले से जख्मी था, नाला पार करते हुए दम तोड़ गया। शक्ति सिंह ने राणा के पास पहुंचकर अपनी पिछली भूलों के लिए क्षमा मांगी और राणा को अपना घोड़ा सुपुर्द कर दिया। राणा के घोड़े चेतक की वही अंत्येष्टि की गई और दोनों भाई पुनः एक दूसरे से बिछड़ गए। राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली के इस कथानक को सत्य रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राणा उदय सिंह के समय अकबर द्वारा किए गए चित्तौड़ आक्रमण के समय शक्ति सिंह मारा गया था, जिसकी पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती है। दूसरी बात यह कि यदि हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह मुगल पक्ष की ओर से लड़ा होता तो अबल फजूल और बदायूनी इसका उल्लेख अवश्य करते। ये संपूर्ण कथानक यह अंश अवश्य स्वीकार करता है कि युद्ध क्षेत्र से लौटते समय हल्दी घाटी से 2 मील दूर बालीचा गांव के निकट राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई, जहां आज भी उसका स्मारक है। युद्ध में दोनों पक्षों के मरने वाले सैनिकों की संख्या में समकालीन इतिहासकारों में भी मतभेद है। बदायूं ने लिखा है कि इस अवसर पर 500 राजपूत आदमी मारे गए, जिसमें 1200 मुसलमान थे। निजामुद्दीन के अनुसार शाही सेना के 150 और राजपूतों के 500 सैनिक मारे गए। राजपूत स्रोतों में मरने वाले शाही सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई है कि उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है। अबुल फजल दोनों पक्षों के 650 सैनिक मारे जाने का उल्लेख करता है। युद्ध का निर्णय। मुस्लिम इतिहासकारों और राजस्थान के कुछ अन्य इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की निर्णायक पराजय का उल्लेख किया है, लेकिन अकबर की सैनिक दृष्टि से विजय भली मानी जाए, किंतु ये उसकी नैतिक पराजय थी। अकबर की मेवाड़ को अपने अधीन करने की चिर अभिलाषा कभी पूरी नहीं हुई। मान सिंह की यह लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में ही असफल रही थी, क्योंकि राणा को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अधीन करना था। इस दृष्टि से शाही सेना की नैतिक पराजय थी। राजपूतों ने शाही सेना की ऐसी दुर्दशा तक कर दी थी कि मुगल सैनिकों में हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। वे सिसोदिया योद्धाओं से अत्यंत ही भयभीत हो चुके थे और इस तथ्य को स्वयं बदायूं ने स्वीकार किया है, जो कि युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था।
कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की पराजय का उल्लेख ही नहीं किया है, बल्कि प्रताप की युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात कही है। प्रताप का युद्ध क्षेत्र से चला जाना स्वयं प्रताप का निर्णय नहीं था, दूसरा रणनीति की दृष्टि से उचित था। मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों ने जब देखा कि मुगल सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया, तब प्रताप को बचाने के लिए जबरदस्ती प्रताप के घोड़े को पकड़कर वहां से निकाला गया। यदि उस समय प्रताप युद्ध क्षेत्र में रहते तो निश्चित ही मारे जाते और अकबर का उद्देश्य पूरा हो जाते। युद्ध भूमि से निकलकर पुनः सैनिक तैयारी करके शत्रु को ललकारना एक न्यायोचित रणनीति थी, जिसका अवलंबन महाराणा प्रताप ने किया। सत्य यह कि हल्दीघाटी युद्ध की सभी बातों की पहल प्रताप ने की थी। प्रताप के पास शाही सैनिकों की अपेक्षा सैनिकों और साधनों की कमी थी, लेकिन प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में मान सिंह पूरी तरह से असफल रहा था। युद्ध मैदान में राजपूतों की शक्ति को अवश्य धक्का लगा था, लेकिन उसी मैदान में अकबर का मुख्य उद्देश्य भी ध्वस्त हो गया था और यही प्रताप की विजय थी। यही कारण है कि इस युद्ध से अकबर बड़ा नाराज हुआ और कुछ समय के लिए मान सिंह को मुगल दरबार में आने की भी अनुमति नहीं दी थी। युद्ध का महत्व और परिणाम। हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास में असाधारण महत्व है। यद्यपि राणा प्रताप की सैनिक दृष्टि से कई इतिहासकार विजय स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रताप को अपने अधीन करने की अकबर की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अकबर ने मान सिंह को आदेश दिया था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर मेवाड़ को अधीन करे या उसे मारकर मेवाड़ को अधिकृत करे, लेकिन मान सिंह इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। अकबर को इस विजय की सूचना 23 जून 1576 ईस्वी को प्राप्त हुई थी और उसके कुछ ही दिनों बाद बदायूं ने राणा का प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद अकबर के सामने पेश किया। यही हल्दीघाटी युद्ध की उल्लेखनीय लूट और उपलब्धि थी। जून की भीषण गर्मी के कारण मुगल सैनिक इतने थक गए थे कि राणा के भागने वाले सैनिकों का पीछा भी नहीं कर सके। एक और तो वो राजपूत योद्धाओं से भयभीत और आतंकित थे, और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण उन्हें मार्ग में भी कष्ट उठाने पड़े। इसीलिए मान सिंह को शीघ्र गोगुंदा छोड़ना पड़ा था। स्वयं अकबर भी युद्ध के परिणामों से संतुष्ट नहीं था। अकबर ने प्रताप को मृत या जीवित पकड़कर न लाने के कारण मान सिंह को बुरी तरह से फटकारा था। मान सिंह और आसफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में आने से भी रोक दिया गया था। जब अकबर को मालूम हुआ कि भीषण गर्मी में धनुर्धारी खूंखार भीलों के बीच होकर राणा का पीछा करना संभव नहीं था, तभी मान सिंह और आसफ खां पुनः सम्राट के कृपा पात्र बन गए। दूसरी तरफ हल्दीघाटी युद्ध में राणा की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वस्तुतः इस युद्ध के बाद राणा प्रताप का मुगलों के प्रति रुख और अधिक कड़ा हो गया। राजपूतों ने सर्वशक्तिमान मुगल सम्राट से टक्कर ली थी। इससे राणा को अपने सैनिकों की शक्ति पर विश्वास हो गया और उसने अपने स्वाधीनता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का संकल्प और अधिक दृढ़ कर लिया था। हल्दीघाटी युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। राणा प्रताप ने 1576 ईस्वी के पूर्व अकबर की सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और न ही चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन जब अकबर ने प्रताप को नतमस्तक करने के लिए युद्ध छेड़ दिया तो स्वयं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रताप का धर्म बन गया था। अकबर और प्रताप के इस पारस्परिक संघर्ष को साम्राज्यवादी कहा जा सकता है। राणा का उद्देश्य रक्षात्मक था और राणा अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ। एक महान मुगल साम्राज्य की शक्ति उसके विरुद्ध लगी हुई थी, फिर भी प्रताप ने परतंत्र होना स्वीकार नहीं किया और उसकी इसी विजय ने उसकी कीर्ति को उज्जवल बना दिया। राणा प्रताप की सैनिक स्मृति वाला युद्ध क्षेत्र हल्दीघाटी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मरने वाले देश प्रेम के वीरों से सींचा गया, जिसको कर्नल टॉड ने राजस्थान की थर्मोपली की संज्ञा दी है। इस प्रकार समूचे भारत के स्वाधीनता संघर्ष प्रेमियों के लिए हल्दीघाटी तीर्थ स्थल बन गया। बदायूं ने भी स्पष्ट लिखा है कि जून की भीषण गर्मी के कारण शाही सैनिकों में हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में वे प्रताप का पीछा नहीं कर सकते थे। थके मांदे सैनिकों में जब हिलने की शक्ति नहीं रह गई तो वे लूटमार भी नहीं कर सकते थे।
अतः स्पष्ट है कि मान सिंह प्रताप के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के विवश होकर ही प्रताप को बंदी नहीं बना सका था।